ज्ञाता धर्म कथाओं सूत्र के 8वें अध्ययन की चर्चा चली हुई है। कुमारी मल्ली मिथिला नगरी में अपने पिता के सानिध्य में दूसरी ओर जो पूर्व भव के मित्र हैं कुमारी मल्ली के, एक एक करके उन मित्रों से परिचय हो रहा है। उन मित्रों को कुमारी मल्ली का परिचय प्राप्त हो रहा है और परिचय के साथ साथ पूर्व भव का जो स्नेह है, पूर्व भव का जो राग है, वो भी सामने आ रहा है। इस संसार में पुनः सभी के एक साथ मिलने के निमित्त तैयार हो रहे हैं। किसी को किसी माध्यम से और किसी को किसी माध्यम से कुमारी मल्ली का परिचय प्राप्त हो रहा है। इक्ष्वाकु नरेश प्रतिबुद्धि अंग देश के राजा चंद्रच्छाय और कुणाल देश के अधिपति राजा रुक्मी, इन तीनों ने अपने दूत को, अपने संदेश वाहकों के द्वारा ये संदेश भिजवाने की तैयारी कर ली है कि मिथिला नरेश राजा कुंभ के पास जाकर के हमारे विवाह का प्रस्ताव। एक एक करके सभी के पास में किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी कारण से ये घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। ऐसा नहीं कि एक को पता लगा फिर दूसरे को पता लग रहा, लगभग एक ही समय है, परंतु एक बार में एक ही घटना का वर्णन किया जा सकता है। इस कारण से आप ऐसा समझिए कि अभी एक समय में 3 को ज्ञात हो चुका है और बाकियों को ज्ञात हो रहा है। सबके दूत लगभग एक ही समय पर रवाना होंगे और एक साथ ही पहुंचेंगे। अभी कोई दूत जो है प्रस्थान नहीं किया है किसी ने, क्योंकि घटनाएं जो है वो रूप ले रही हैं और ये परिचय जो है वो एक साथ सभी 6 राजाओं को किसी न किसी माध्यम से मिल रहा है। 3 को तो मिल चुका है, अब बारी है चौथे राजा। यानी जहां एक और इन 3 राजाओं को आप मान लीजिए कि समाचार पहुंच रहे हैं कुमारी मल्ली के, बाकी 3 राजाओं को भी समाचार पहुंच रहे हैं। क्या घटना घटित हुई? काशी नरेश राजा शंख आपको स्मरण होगा कि अर्हन्नक श्रमणोपासक को देव ने दिव्य कुंडल दिए थे। श्रमणोपासक अर्हन्नक ने वो कुंडल किसको दे दिए थे? मिथिला नरेश राजा कुंभ को। और राजा कुंभ ने वो कुंडल किसको दिए थे? कुमारी मल्ली। कुमारी मल्ली ने वो कुंडल पहने। वैसे तो वो कुंडल दिव्य कुंडल थे, कोई मानव निर्मित कुंडल नहीं थे, परंतु जब कोई घटना घटित होनी होती है तो कोई ना कोई होनी हो जाती है। संयोग की बात देखिए, वो जो दिव्य कुंडल कानों में पहने हुई थी कुमारी मल्ली, अचानक से न जाने कैसे उस कुंडल का एक जोड़ जो है वो टूट गया। कुमारी मल्ली ने वो कुंडल अपने पिता को दिए।
महाराज कुंभ ने राजसी स्वर्णकारों को बुलाया, सुनारों को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री को ये कुंडल बड़े प्रिय हैं, ये टूट गए हैं, इनका जोड़ खुल गया है। कोई सामान्य कुंडल होते तो राजा कुंभ जो है उन्हें बदल देते, परंतु ये कैसे कुंडल है? किसी भी वस्तु का महत्व कि वो कहाँ से आई है, उसी से उसका मूल्य निर्धारित होता है। मान लीजिए आपको आपके पिता ने स्मृति रूप कोई वस्तु दी, भले ही वर्षों बीत जाएं, सांसारिक दृष्टि से उस वस्तु का कोई मूल्य ना हो, परंतु आपकी दृष्टि में उसका मूल्य होगा या नहीं होगा? होगा ना। यदि वो कहीं से टूट फूट जाए, खराब हो जाए तो आप फेंक देंगे? आप सोचेंगे इसको कैसे ठीक करा लिया जाए। राजा कुंभ वो जानते हैं ये कुंडल साधारण कुंडल नहीं है, ये कुंडल देव प्रदत्त कुंडल। भले ही इसके लिए राजा कुंभ ने परीक्षा नहीं दी, परंतु अरहन्नक की धर्मनिष्ठता का प्रतीक है ये कुंडल। ये कोई सामान्य कुंडल नहीं है। इनको वापस ठीक कर दो, जोड़ लगा दो। स्वर्णकारों ने आदेश माना, ले गए। अब बड़ा प्रयास किया, परंतु कुंडल में जोड़ नहीं लगा। कई दिन बीते, स्वर्णकारों ने हार मान ली। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु इन कुंडलों की जो संधि है वो हमसे जुड़ नहीं रही। पता नहीं कैसा टाका लगेगा इसमें, हमने तो बड़ा प्रयास कर लिया परंतु हमसे। महाराज कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? क्या फायदा तुम्हारे राजसी स्वर्णकार होने का? क्या लाभ मेरा तुम्हें इतना धन देने का, इतना विशिष्ट पद देने का, जब एक कुंडल भी तुम क्या नहीं कर सकते? ठीक नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। महाराज आप यदि कहें तो इसी डिज़ाइन का, इसी तरह का दूसरा कुंडल हम बना सकते हैं, लेकिन इसको हम जोड़ नहीं सकते। रोष आया बड़ा राजा कुंभ को। समझ नहीं पाए राजा कुंभ, या यूं कह लीजिए कि नियति किसी घटनाक्रम की ओर ले जा रही है, इस घटना को किसी और दिशा में ले जा रही है। हालांकि ये बड़ी साधारण सी बात है कि देव प्रदत्त वो कुंडल है तो मानव द्वारा जोड़ा जाना हो सकता है कि ना जोड़ पाए, परंतु राजा कुंभ रुष्ट हो गए। मेरे राज्य में ऐसे स्वर्णकारों का कोई स्थान नहीं कि एक कुंडल भी तुम ठीक न कर सको, जोड़ न सको। जाओ, मेरे राज्य से निकल जाओ। निकाल दिया। स्वर्णकारों ने अपना सामान लिया, गाड़ियों में भरा, अपने परिवारों को लिया और देश को, राज्य को छोड़ दिया। राज्य को छोड़ा, अब कहीं ना कहीं तो जाना ही है। हाथ में हुनर है, कला है, पास में अनुभव है राजा के लिए काम करने का। और जिस व्यक्ति के पास में कला होती है, जिस व्यक्ति के पास में हुनर होता है, कहते हैं ना कि वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता। तो स्वर्णकारों को दुख तो बहुत हुआ कि बसा बसाया घर, पूर्वजों का राज्य छोड़ना पड़ रहा है, परंतु क्या करें? आदेश है राजा का। संभवतः कभी महाराज शांत मन से समझेंगे तो पुनः
कभी निवेदन करेंगे महाराज के चरणों में कि वो राज्य में रहने की आज्ञा दे दे, परंतु अभी तो जाना ही पड़ेगा। चल पड़े। सोचा स्वर्णकारों ने, कहाँ जाए। बुद्धिमान है स्वर्णकार। नगर से निकले, निकल कर के पहुंचे काशी में। काशी में जाकर के जो अपने हाथों से तैयार की गई कुछ मूल्यवान वस्तुएं थी, जिनमें उनकी कारीगरी, उनकी कला का नमूना था, ऐसे कुछ उपहार लिए, ऐसे कुछ भेंट ली और पहुंच गए काशी नरेश राजा शंख की सभा में कि राजा का सानिध्य मिल जाएगा तो नगर में रहना सरल हो जाएगा। हो सकता है राजा कोई काम भी, क्योंकि जानते हैं स्वर्णकार कि उनके पास में क्या योग्यता है और वो किसके लिए काम कर सकते हैं। तो राजा से भेंट करने के उद्देश्य से, राजा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, राज्य में रहने की आज्ञा मांगने के उद्देश्य से उन स्वर्णकारों ने कुछ सुंदर सुंदर वस्तुएं ली, कुछ आभूषण लिए और आभूषण लेकर के राजा शंख की सभा में पहुंचे। भेंट किए, उनको परिचय पूछा राजा शंख ने, कहाँ से आए। महाराज, हम मिथिला नगरी से। राजा शंख ने देखा इनके हाथों में तो अद्भुत कला है, ऐसे दिव्य आभूषण। राजा ने पूछा, यहाँ किस उद्देश्य से आना हुआ। महाराज, हम आपकी क्षेत्र में, आपकी नगरी में निवास करना चाहते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को। इतनी अद्भुत कला के धनी ये स्वर्णकार मिथिला से निकल कर के कहाँ बसना चाहते हैं। काशी में बसना चाहते हैं, परंतु वहाँ से क्यों आए। ऐसे ही प्रश्न आता है ना मन में। कोई बड़ा योग्य व्यक्ति आपके पास आए और आकर के आपको कहे कि मुझे आप अपने ऑफिस में, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री में काम दे दीजिए, तो आप भी उससे उसका परिचय लेते हैं या नहीं लेते। पहले कहाँ काम करते थे। यदि आपके पास आने वाला व्यक्ति पीछे कहीं बहुत अच्छी जगह काम करता हो, अच्छा वेतन पाता हो, तो आपके मन में भी शंका आएगी ना, तो वहाँ से क्यों छोड़ा। और अगर वो ये कहे कि मुझे निकाल दिया है, तो मन में कैसे विचार आएंगे। पता नहीं इसने ऐसी क्या गलती की होगी, पता नहीं ये कैसा व्यक्ति होगा। किसी भी नए स्थान पर जाकर के रहना इतना सरल नहीं है। विश्वास को जमने में समय लगता है। जब पूछा काशी नरेश ने कि ऐसी अद्भुत कला, देखा कि धन भी इनके पास अच्छा खासा है, यानी कि धन की दृष्टि से भी ऐसा भी नहीं कि परदेश में धन कमाने के लिए आए। पूछा काशी नरेश शंख ने, तो स्वर्णकारों ने जैसी बात थी सारी की सारी बता दी। महाराज, हमारे राजा कुंभ की पुत्री कुमारी मल्ली के पास एक दिव्य कुंडल थे। वो कुंडल, एक कुंडल टूट गया। महाराज ने उसे ठीक करने के लिए आदेश दिया, परंतु क्या करें महाराज, हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी हम उस कुंडल को जोड़ नहीं पाए। हम विफल हुए और महाराज ने हमें क्या कर दिया, हमें क्रुद्ध होकर के
वहां से जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही कुमारी मल्ली का नाम सुना, राजा शंख के मन को ऐसा लगा, कौन है ये कुमारी मल्ली? पूछने लगे राजा शंख कि कैसी है, कौन है, क्या परिचय है, क्या विद्वत्ता है। और जब परिचय सुना तो जैसे पूर्व भव के साथ ही बाकी राजाओं के मन में भाव आया था, वही भाव राजा शंख के मन में भी आ गया। तैयारी कर ली उन्होंने अपने दूत को भेजने की। पांचवा मित्र जो पूर्व भव का, वो राजा है वर्तमान में कुरु जनपद में हस्तिनापुर नगर का अधीन शत्रु राजा। अधीन शत्रु राजा के पास कैसे कुमारी मल्ली का परिचय पहुंचा? एक बार मिथिला नगरी के राजा कुंभ और कुमारी मल्ली के भाई राजकुमार मल्लदिन्य मन में भाव आया कि मैं एक बहुत सुंदर रंगशाला, चित्रशाला का निर्माण करूं। अलग अलग राज्यों से कारीगर बुलवाए गए। कारीगर आए और कारीगरों ने आकर के सुंदर सुंदर दृश्य जो है, चित्र जो है बनाने शुरू कर दिए। पहले के समय में ऐसे भवन बनाना राजाओं के लिए अपनी साख को बढ़ाने का माध्यम होता था। जैसे किसी व्यक्ति के पास में बड़ा धन हो तो वो क्या सोचता है, ऐसी कोठी बनाऊं, ऐसी कोठी बनाऊं कि सब देखते रह जाए। ऐसे ही भाव आते हैं ना मन में। और ज़्यादा पैसा हो जाए तो फिर 2 कोठी बना लूं, सबको बुलाऊं, सब देखें। क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन अधिक हो जाता है तो व्यक्ति उसे खर्च करने का, उसे प्रदर्शित करने का कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेता है। जिसके पास धन नहीं है या सीमित है, उसकी प्रथम प्राथमिकता है अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेकिन जिसके पास धन अधिक है वो क्या करेगा? उसे खर्च करेगा। कोई बड़ा महल बनवा लो, अनेकों राजा महाराजाओं ने बनवाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास रहने के लिए महल नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पास रहने की जगह नहीं, परंतु मन में भाव क्या होता है, ऐसा महल बने, ऐसा भवन बने जो टिकाऊ हो, वर्षों तक खड़ा रहे और मेरी यश कीर्ति को वर्षों तक संसार में पहुंचाता रहे। जानते हैं ना, आज भी नाम लिया जाता है, ये महल किसने बनवाया था? अमुक राजा ने बनवाया। हालांकि समय के साथ सबको विलीन होना है, परंतु व्यक्ति का मन, व्यक्ति का जो अभिमान है वो स्वयं को पुष्ट करने के लिए ऐसे भाव रखता है, ऐसे काम करवाऊं। तो राजा महाराजा ऐसे काम करवाते रहते थे। तो राजकुमार के मन में भी भाव आया, ऐसी रंगशाला, ऐसी चित्रशाला बनवाऊं जिसमें कला का उचित प्रदर्शन हो। कभी राज्य में कोई बाहर से अतिथि आए तो वो देखे कि हमारे राज्य की संपन्नता कितनी अधिक है, हमारे राज्य में कला का विकास चरम पर है। अनेकों स्थानों से चित्रकार बुलाए गए और चित्रकार अपने कला का प्रदर्शन करते हुए चित्र बनाने लगे, चित्रों में रंग भरने लगे। समय बीतने लगा। जब चित्रशाला का कार्य पूरा हुआ, जो चित्रशाला देखने के लिए कुमार मल्लदिन्य चित्रशाला में पहुंचे। चित्रशाला में गए
तरह तरह के अति सुंदर चित्र जो है वो दीवारों पर उकेरे गए। घूमते घूमते चित्रशाला में एक स्थान आया। कुमार मल्लदिन्य ने देखा कि उनकी बड़ी बहन कुमारी मल्ली चित्रशाला में बैठी हुई। कुमार मल्लदिन्य वापस लौट आई। रास्ते में माता मिली कुमार मल्लदिन्य को। माँ ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो चित्रशाला देखने के लिए गए थे। माताश्री, चित्रशाला में मेरी बड़ी बहन कुमारी मल्ली विद्यमान है और उनके होते हुए वहाँ जाना मुझे शोभा, इस कारण से मैं वापस लौटा। माता ने कहा, अच्छा, परंतु कुमारी मल्ली तो महल के भीतर है। नहीं माँ, वे कहाँ है? चित्रशाला में है। माता ने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ है, चलो मेरे साथ। माँ ले गई महल में कुमार मल्लदिन्य को। देखा तो कुमारी मल्ली अपने भवन में थी। वापस कुमार जो है चित्रशाला में पहुंचे। ध्यान से देखा तो कुमारी मल्ली वहां पर नहीं थी। कुमारी मल्ली का एक चित्र बना हुआ था। मेरी बहन का चित्र इस चित्रशाला में, इस रंगशाला में किसने बनाया? चित्रकारों को बुलाया गया, पूछा गया, ये चित्र किसने बनाया है? एक युवा चित्रकार सामने आए। कुमार, यदि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए, ये चित्र मैंने बनाया। तुम जानते हो ये चित्र किसका है? नहीं कुमार, फिर तुमने ये चित्र कैसे बनाया? जब तुम नहीं जानते कि इस चित्र को जिसका चित्र बनाया गया है वे कौन है, तो तुमने ये चित्र कैसे बनाया? कुमार, मुझे सिद्धि प्राप्त है, यदि मैं किसी के भी शरीर का कोई भी एक भाग देख लूं तो मैं उसका पूरा चित्र बना सकता हूं। ये देव कृपा है मुझ पर। मुझे नहीं ज्ञात ये कौन है। एक समय मैंने झरोखे में से पैर का एक अंगूठा देखा था। अंगूठा बहुत सुंदर था और मैंने उस अंगूठे का स्मरण करके जब हाथ में तूलिका पकड़ी तो स्वतः ही ये चित्र बन गया। घटना तो कुछ भी नहीं थी और उस चित्रकार की कोई भूल भी नहीं थी। जो भी कुछ घटित हुआ वो अनजाने में घटित हुआ, परंतु कुमार मल्लदिन्य को बड़ा क्रोध आया उस चित्रकार पर और उसे वहां से बाहर निकाल। चित्रकार को तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी भूल क्या है। ना वो जानता था, लेकिन अब जान गया कि ये कौन है। ये कुमारी रोते हुए, दुखी होते हुए वो चित्रकार नगर से निकल गया। सोच रहा है, कहाँ तो इनाम मिलना चाहिए था और कहाँ क्या हो गया। मेरी मेहनत, मेरे परिश्रम का पारिश्रमिक भी नहीं दिया और मुझे क्या कर दिया। मेरी कला का सम्मान करने की बजाय मुझे बाहर निकाल दिया। ये उचित नहीं था। पहले तो दुखी होता रहा, फिर मन में भाव आया कि बहुत गर्व है इस राज परिवार को, कुमार को। मैंने रंगशाला में एक चित्र क्या बना दिया भूल से। मुझे क्या कर दिया, अपमानित करके बाहर निकाल दिया। मेरे पास तो कला है। और उस चित्रकार ने पुनः
कुमारी मल्ली के पैर के अंगूठे का चिंतन किया और दोबारा से एक चित्र क्या कर लिया, बना लिया। चित्र बना करके पहुंच गया कुरु जनपद के हस्तिनापुर नगर के राजा अदीन शत्रु के पास में, और वो चित्र किसको दिखा दिया, ले जाकर के राजा को दिखा दिया। महाराज, मैं अलग अलग स्थानों पर गया हूँ, परंतु इनसे अधिक रूपवान कोई अन्य राजकुमारी इस संसार में नहीं है। आपका विवाह तो ऐसी राजकुमारी के साथ में होना ही चाहिए। चित्रकार ने अपना काम कर दिया। चित्रकार ने भले ही बदला लेने की दृष्टि से यह कार्य किया, परंतु घटना तो कहाँ पहुंच रही है, कहीं और पहुंच रही है। इसी के साथ एक संयोग और घटित हुआ। एक समय मिथिला नगरी के अंदर एक परिवारजिका समझते हैं आप, जैसे सन्यासी होते हैं ऐसे ही सन्यासिनियां भी होती हैं, महिला साधक। तो परिवारजिका नगर में आई और उसका कार्य था शौच मूलक स्वच्छता रूपक जो धर्म है कि स्नान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ऐसे शिक्षा देना, लोगों को उपदेश देना, लोगों को प्रेरित करना, क्योंकि चोकशा परिवारजिका की दृष्टि में यही धर्म है। मिथिला में आई, लोगों को प्रभावित करने लगी, लोग उससे प्रभावित होकर के उसके अनुयायी बनने लगे। धीरे धीरे राजा कुंभ तक भी ये समाचार पहुंचा और महाराज कुंभ ने चोकशा परिवारजिका को अपने सभा में आमंत्रित कर लिया। चोकशा ने शौच मूलक धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। संयोग देखिए कि उस समय उस सभा में कुमारी मल्ली भी उपस्थित थी। जब चोकशा ने शौच मूलक धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया, लोगों को प्रभावित करने लगी, देखा कुमारी मल्ली ने कि अज्ञान धर्म की, बाल तप की ये प्रभावना कर रही है। ये वास्तविक धर्म नहीं है, केवल शरीर की शुद्धि धर्म नहीं है, आत्मा की शुद्धि धर्म है। क्योंकि कुमारी मल्ली भावी तीर्थंकर है और इस कारण से 3 ज्ञान की धारी है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। कुमारी मल्ली ने चोकशा को रोका, नहीं चोकशा, वास्तविक धर्म शरीर से संबंधित नहीं है, धर्म का संबंध आत्मा से है। केवल तीर्थों में स्नान करने से या शरीर को स्वच्छ करने से लाभ नहीं होगा जब तक मन के मैल को धोया ना जाए। चोकशा ने अपने तर्क दिए और कुमारी मल्ली ने अपने तर्क दिए। देखते ही देखते ये धर्म चर्चा शास्त्रार्थ में बदल गई और चोकशा पराजित हो। कुमारी मल्ली के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि चोकशा को पराजित करे या अपमानित करे, परंतु अभिमानी व्यक्ति अपनी भूल को सुधारने की बजाय स्वयं को अपमानित महसूस करता है। चोकशा वहाँ से बाहर निकलने लगी तो कुमारी मल्ली की जो दासियाँ थी, जो सैनिक थे, वो उपहास करने लगे चोकशा का कि देखो, पूरे राज्य में भ्रमण करके सबको अपना अनुयायी बनाती घूमती थी और आज हमारी राजकुमारी ने क्या कर दिया इसको। चोकशा अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। अब राजकुमारी से पराजित होने का परिणाम कि नगर में भी उसके अनुयायी क्या हो गए, जो उसको मानते थे उन अनुयायियों ने भी उसे अस्वीकार कर दिया।
चोकसा की इतने समय की जो प्रेरणा थी, इतने समय की जो मेहनत थी, वो सारी बेकार हो गई। अपमानित होते हुए चोकसा वहाँ से निकल गई। वास्तविक धर्म को स्वीकार करने की बजाय चोकसा पहुँच गई कांपिल्यपुर, पांचाल जनपद के कांपिल्यपुर नगर में पहुँच गई और राजा जितशत्रु के पास जाकर के कुमारी मल्ली का परिचय दिया, क्योंकि चोकसा ये चाहती है कि कुमारी मल्ली का विवाह किससे हो जाए? राजा जितशत्रु से हो जाए। और राजा जितशत्रु स्वयं चोकसा के अनुयायी हैं। तो यदि मेरे अनुयायी राजा से कुमारी मल्ली का विवाह होगा तो तब मैं कुमारी मल्ली से अपना बदला लूँगा। भाव बदले के हैं। जैसे ही राजा जितशत्रु को ये समाचार मिला, राजा जितशत्रु ने भी सोचा और अपने दूत को आदेश दिया। ये सारी घटनाएं जो 6 राजाओं के साथ घटित हुई हैं, ये एक ही समय पर घटित हुई और 6 राजाओं ने अपने अपने दूत को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के हमारे लिए विवाह का प्रस्ताव रखो। 6 दूत निकले अपने नगर से, अपने अपने स्थान से, और संयोग देखिए, एक ही समय में एक ही स्थान पर पहुंचे हैं, राजा कुंभ की सभा। महाराज कुंभ ने देखा अलग अलग राज्यों से दूत आए हैं, न जाने क्या कारण है। हमारा तो किसी से कोई शत्रुता भी, बताइए। 6 दूत एक साथ खड़े हैं और 6 दूतों को आदेश दिया गया एक एक करके अपने अपने राजा का संदेश सुनाने। संदेश तो क्या है? सबका संदेश भी एक ही है। तो एक एक दूत ने अपने अपने राजा का संदेश सुना दिया और राजा कुंभ ने जब 6 दूत के मुंह से ये बात सुनी तो बड़ा क्रोध आया राजा को। मेरी पुत्री इतनी योग्य, इतनी विदुषी, ऐसी रूपवान, उन राजाओं ने दूत के हाथ से क्या भिजवाया है? विवाह का प्रस्ताव भिजवाया है। ये मेरी पुत्री के योग्य नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजा से करूंगा जो उसके सर्वथा योग्य हो। 6 दूतों को अपमानित करके पीछे के द्वार से बाहर निकाल दिया। 6 दूत वापस कहाँ पहुँच गए? अपने अपने राज्य में पहुँच गए। और समाचार किसको दे दिया? और ये भी बता दिया कि केवल आप ही विवाह के इच्छुक नहीं हैं, बाकी अन्य 5 भी, और सभी का अपमान हुआ है। यानी कुमारी मल्ली का विवाह इन 6 में से किसी के साथ भी नहीं हो सकता। उनके पिता ने स्पष्ट इनकार कर दिया। देखिए व्यक्ति का मन कैसा होता है। 6 राजाओं ने आपस में मिलकर के विचार विमर्श किया कि राजा कुंभ ने हम सबका अपमान किया। कहा तो वे 6 क्या है? वे 6 प्रतिद्वंदी हैं, एक ही कुमारी से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो 6 ने आपस में क्या कर ली? आपस में मित्रता कर ली। क्यों ना इसका प्रतिशोध लेने के लिए हम एक साथ आक्रमण करें राजा कुंभ पर, और तब राजा कुंभ को ज्ञात होगा। यदि राजा कुंभ किसी एक राजा की बात मान भी लेते तो भी क्या होता? तो बाकी 5 उस एक के शत्रु। ये तो होना ही था। 6 मित्रों ने आपस में हाथ मिला लिया, अपनी अपनी सेना को आदेश दे दिया, सेना को तैयार कर लिया। और कहीं ना कहीं मिथिला नरेश राजा कुंभ के मन में भी ये बात है कि ये 6 राजा शांत भाव से नहीं बैठे।
क्योंकि प्राचीन काल में विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार होने को राजा अपने अपमान का कारण मान लिया करते थे। तो छहों राजाओं ने अपनी सेना एकत्रित की। देखिए, एक राजा से एक राजा का युद्ध हो तो भी बराबरी का क्या होता है, पता नहीं किसकी जीत हो और किसकी, परंतु यहाँ तो 6 बड़े राजा, 6 विशाल राज्यों के स्वामी, विशाल जनपद के स्वामी, बड़ी बड़ी सेनाएं जिनके पास में है, और वो 6 राजा मिथिला पर आक्रमण करने के लिए अपनी पूरी सेना को लेकर के 6 सेनाएं मिथिला के कहाँ खड़ी हैं, मिथिला की सीमा पर खड़ी हैं कि मिथिला नरेश कुंभ का अभिमान पराजित अवश्य करना है। बाद में देखा जाएगा कि कुमारी मल्ली का विवाह किससे होगा, परंतु अपने अपमान का बदला हमें लेना। कैसे सामना करेंगे राजा कुंभ, क्योंकि एक राजा से यदि लड़ना हो, एक सेना को दूसरी सेना से लड़ना हो तो युद्ध आसान है, फिर भी जीता जा सकता है, परंतु प्रतिद्वंदी कौन है, विपक्ष में कौन है, 6 राजा खड़े, और अपने समय के, उस समय के जो श्रेष्ठ राजा हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, क्या परिणाम होगा इसका, कैसे ये युद्ध जीता जा सकेगा, और कैसे ये पूर्व भव के मित्र जिन्हें अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है, अभी तो केवल इतना ही मालूम है कि हमारे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार हो गया तो हमारा अपमान हो गया, कैसे कुमारी मल्ली अपने पूर्व भव के इन साथियों को ऐसे दुर्गति के मार्ग पर बढ़ने से रोकेंगी, क्योंकि युद्ध का मार्ग तो पतन का मार्ग है, हिंसा का मार्ग है, और कैसे कुमारी मल्ली अपने पूर्व भव के इन साथियों को प्रतिबोध देंगी, और किस प्रकार से मिथिला नगरी पर आया हुआ ये संकट दूर होगा, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा उसे श्रवण करेंगे, ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करें।